Hi everyone, this is Priyanka Bishnoi and welcomes you all to my YouTube channel. आज हम 14 दिसंबर 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का वो डिस्कस कर रहे हैं। मतलब उसके अंदर जो सीडीपी के क्वेश्चंस आए थे 30 क्वेश्चन जितने भी आए थे हम वो डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट्स भी करेंगे, पीवाईक्यूज भी करेंगे, अच्छे से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। आप भी बताना आपने 30 में से कितना स्कोर करा। तो पहला क्वेश्चन है, ओ ये तो गलत हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर टिपिकली एट्रीब्यूट सक्सेस टू। जो मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर्स होते हैं वो अपनी सक्सेस कैसे मानते हैं कि सक्सेस कैसे लेंगे और फेलियर कैसे लेंगे। ठीक है, तो योग्यता और अच्छी किस्मत से मानते हैं और कार्य कठिनाई से मानते हैं। योग्यता और कोशिश से, खराब किस्मत योग्यता और अच्छी किस्मत निम्न योग्यता, योग्यता और कोशिश और अपर्याप्त कोशिश। देखिए सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको, तो बैड लक, गुड लक, ये एफर्ट्स के आगे ये कुछ भी नहीं है। तो ये तो वैसे ही पॉइंट्स नेगलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप मेहनत ही नहीं करेंगे तो किस्मत आपके ऊपर क्या करेगी, है ना। सक्सेस कब मिलेगी, जब आप मेहनत करेंगे। फेलियर कब होगा, जब आप मेहनत नहीं करेंगे। तो ये दोनों पॉइंट, किस्मत इसमें कोई रोल प्ले नहीं करती। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि हमारी एबिलिटी क्या है। ठीक है, गुड लक नहीं आएगा तो एफर्ट्स ही आएंगे। एबिलिटी क्या है, हमारे एफर्ट्स क्या है, उसकी वजह से पता चलता है कि हमने सक्सेस कैसे मिलेगी अगर एबिलिटी और गुड एफर्ट्स लगाएंगे। और फेलियर कब होगा, जब हमारे एफर्ट्स सफिशिएंट नहीं होंगे। ठीक है, तो मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर्स किस पे एट्रीब्यूट करते हैं अपनी सक्सेस को, एबिलिटी और एफर्ट्स पे। और फेलियर्स को किस पे करते हैं, इनसफिशिएंट एफर्ट्स पे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following statement represent approximodestal principles of development? फर्स्ट है, डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल एंड मल्टी डायरेक्शनल एंड मल्टी डायमेंशनल। ये प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल है या फिर ये जनरल प्रिंसिपल है? ये जनरल प्रिंसिपल है ना। आइडेंटिकल ट्विन लिविंग इन डिफरेंट कल्चर्स कैन डेवलप एट डिफरेंट स्टेजेस। जहाँ पर हम कल्चर की बात कर रहे हैं तो वो कल्चर पर्सपेक्टिव हो गया। प्रॉक्सिमोडिस्टल कौन सा हो गया? अगर इसकी हम हिंदी में देखें, समीप दूराभाष। समीप दूराभाष से क्या, दूराभिमुख से क्या समझ में आ रहा है, कोई भी चीज़ हमारे पास में है, सेंटर में है, सेंटर से वो कहाँ जा रही है, बाहर की तरफ जा रही है। ठीक है, सेंटर से आउटसाइड की तरफ जा रही है। तो ये दोनों चीज़ें तो वैसे भी रिलेट नहीं कर पाई, ना ये वाला पॉइंट ना ये वाला पॉइंट। थर्ड पॉइंट है, चिल्ड्रन क्या डेवलप करता है, एबिलिटी टू ग्रैस्प द बॉल, बॉल को पकड़ना। फिर उसके बाद में बिफोर पुटिंग बीड्स इन द थ्रेड्स, मतलब कि कोई भी थ्रेड है उसमें बीड लगाने से पहले वो कोई भी जो बच्चा है वो क्या सीखता है, बॉल को पकड़ना सीखता है ना। तो ये साउंड बेटर कर रहा है और ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चिल्ड्रन डेवलप एबिलिटी टू सिट अप बिफोर स्टैंडिंग। ये मतलब बैठना उठना, ये कौन सी चीज़ होगी, बैठना उठना। तो क्या होगा कि हमारा हेड टू टो वाली डेवलपमेंट होगी ना, तो ये वाली वो चीज़ आएगी। हेड टू टो वाली डेवलपमेंट कौन सी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं जो हेड टू, आई मीन वेट अ मिनट, जो हेड टू टो होती है उसको हम बोलते हैं सेफालोकोडल होती है। क्या बोलते हैं, मतलब ऐसा कुछ नाम था, थोड़ा बहुत मैं शायद सही बता पाऊंगी। सेफालोक्योडुल था शायद, CAUDL ऐसा करके प्रिंसिपल है वो, है ना। नेक्स्ट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये होगा हेड टू टो की जो हम बात करेंगे वो सेफालोकोडुकल प्रिंसिपल आएगा ना, उसमें हम बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की चिल्ड्रन स्पीक टू देम सेल्फ की बात आ रही है कि बच्चे स्वयं से बात कर रहे हैं। तो स्वयं से बात कैसे करेंगे, टू एड थॉट एंड सेल्फ रेगुलेशन की बात आ गई, देम सेल्फ की बात आ गई, तो ये ज़्यादा बेटर साउंड कर रहा है जैसे इसके साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन, टू प्रोवाइड सेल्फ री इन्फोर्समेंट व्हेन एडल्ट्स आर इग्नोरिंग देम। री इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, ये नहीं है, ये गलत पॉइंट है। बिकॉज दे आर ईगोसेंट्रिक, ईगोसेंट्रिक की बात क्या वाइगोत्स्की ने करी है या फिर और किसी ने करी है? ईगोसेंट्रिज्म की बात किसने करी है, पियाजे ने करी है ईगोसेंट्रिज्म की बात, कि उनकी थॉट इलॉजिकल है। ये तो पॉइंट ही इलॉजिकल हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैलेंजेस इन सोशल कम्युनिकेशन आर एविडेंट। चैलेंजेस क्या एविडेंट है, कोई भी चुनौतियां जो हैं वो स्पष्ट किस में होती हैं, जब ध्यान न्यूनतम हो, मस्तिष्क पक्षाघात हो, संवलीन क्रम विकार में हो, या अधिकात्मक विकलांगता में हो। कि जब सोशल कम्युनिकेशन होती है, सोशल कम्युनिकेशन के चैलेंजेस कौन फेस करता है, जो बच्चा कौन सा होता है, जो ऑटिज्म का बच्चा जो होता है ना,
वो क्या करता है, सोशल कम्युनिकेशन के साथ में प्रॉब्लम्स उसको आती है। ऑटिज्म का बच्चा उसी के साथ में करता है, मतलब कि ऑटिज्म वाला बच्चा क्या करता है कि चीज़ों को रिपीट करता है ना, रिपीटेटिव टास्क करता है, मतलब रिपीटेटिव बातें बोलता है, वो ऑटिज्म वाला बच्चा होता है। ठीक है, सोशल कम्युनिकेशन में उसको प्रॉब्लम आती है, वो सही से बात नहीं कर पाता है। ठीक है, फिर ये फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है कि ये क्या है, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, मतलब हाइपर एक्टिविटी का डिसऑर्डर होता है उसमें कोई आप यूँ लगा दीजिए लर्निंग को लेके डिसऑर्डर हो गया, जिसमें अटेंशन को लेके हो गया, इम्पल्सिविटी को लेके हो गया। ठीक है, सेरेब्रल पैल्सी होती है। सेरेब्रल वैसे ही अगर आपको पता चले तो हमारे एक मतलब कि हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है, सेरेब्लम बोलते हैं शायद उसको। तो उससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये वाली चीज़ क्या होगी, जो भी माइंड से रिलेटेड आ रही है, मस्तिष्क से रिलेटेड आ रही है, वो हमारी क्या है, मोटर स्किल्स है ना, मोटर मोटर से रिलेटेड जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हो रही है ना, तो हम उसको इस चीज़ के अंदर पढ़ते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। Vygotsky, according to Vygotsky theory of learning and development, which of the following is an example of scaffolding? Scaffolding की बात आते ही आपको एक चीज़ ध्यान में आ जानी चाहिए, आप सीधा याद कर लीजिए। स्कैफोल्डिंग किस रिलेटेड है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, जो वाइगोत्स्की ने थ्योरी दी है उसके अंदर। तो इसमें हम क्या करते हैं, स्कैफोल्डिंग का क्या काम होता है कि ब्रेकिंग डाउन अ टास्क डाउन टू स्मॉलर स्टेप्स एंड प्रोवाइड सपोर्ट, प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइडिंग अ स्टूडेंट विद अ ग्रेड फॉर देयर वर्क एज मोटिवेशन, प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट को विद रीडिंग असाइनमेंट एंड asking them to answer the question independently, demonstrate a skill to a student and then having them master it on their own। देखिए स्कैफोल्डिंग का क्या काम होता है कि ग्रेजुअली सपोर्ट प्रोवाइड करना, और सपोर्ट प्रोवाइड करने की हम कौन से पॉइंट में बात करें, ऑप्शन नंबर 1, किसी भी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। ठीक है, डिस्ग्राफिया क्या है, डिस्ग्राफिया कौन सी होती है, लेखन वैकल्पिक की कौन सी होती है, इसको तो ऑप्शन में देख के भी समझ में आ जाएगा कि लेखन वाले कौन सी होती है, लिखित होती है। अगर डिले मोटर स्किल्स है तो ये वैसे होती है कुछ बच्चों में, कुछ बच्चों में नहीं होती, तो वैलिड भी नहीं मान सकते इसको। डिफिकल्टी इन राइटिंग जो होती है वो डिस्ग्राफिया ही होती है, और रीडिंग डिसऑर्डर हो गया वो क्या गया, डाय क्या लिख दिया मैंने, डायस्लेक्सिया। ठीक है, और रिपीटेटिव बिहेवियर किसका होता है, अभी 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 बताया था पिछले क्वेश्चन के अंदर, जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं उनको रिपीटेटिव बिहेवियर का प्रॉब्लम आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in order to help students to become good problem solvers, a teacher should emphasize on practice of। एक गुड प्रॉब्लम सॉल्वर बताना है अपने बच्चों को, तो किस पे फोकस करेगा कि ऐसी जानकारी पर ध्यान देना जो पहले से मौजूद हो, उस पर ध्यान देंगे, पहले से मौजूद हो उस पर ध्यान देके गुड प्रॉब्लम सॉल्वर कैसे बना देंगे हम। समस्याओं को एक विशिष्ट निर्धारित तरीके से हल करना, कि हाँ ये एक सही भी लग रहा है कि, लेकिन निर्धारित तरीके से हम करेंगे क्या, ये भी सही है। एक विशिष्ट निर्धारित तरीके से बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधीय समस्याओं में विभाजन करना, कोई बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो ये कुछ बेटर साउंड लग रहा है कि कोई बड़ी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके फिर उसको सॉल्व करें तो वो प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो भी जाएगी। ठीक है, समस्या से संबंधित जानकारी के केवल एक ही पहलू को जाना, जहाँ पे केवल आ जाता है तो वो वाला पॉइंट आप वैसे भी चाहे कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3 कि बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना। टीचर शुड यूज मल्टी सेंसी मटेरियल टू कैटर टू द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। हाँ जी, इंक्लूसिव क्लासरूम में क्या है, हमें मल्टी सेंसी मटेरियल्स का यूज़ करना चाहिए। इंक्लूसिव क्लासरूम शुड अडॉप्ट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ करिकुलर मटेरियल्स एज वेल एज असेसमेंट स्ट्रेटेजीज। क्या हम समावेशी कक्षाओं में पाठ्यचर्चा सामग्री के मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों के मानकीकरण को अपनाना चाहिए। क्या हम स्टैंडर्डाइजेशन को अपनाएंगे या फिर हम फ्लेक्सिबिलिटी को अपनाएंगे, हम फ्लेक्सिबिलिटी को अपनाएंगे ना। इंक्लूसिव क्लासरूम है तो वहाँ पे फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट होगा। ठीक है, तो क्या है कि ऑप्शन 1 तो सही है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंस्ट्रक्टिविज्म की बात कर रहे हैं, रचनावाद की बात कर रहे हैं। रचनावाद में क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्टिव होता है। ठीक है, रचनावादी से आप सीधा ही याद कर लीजिए कि जो भी बच्चा है वो किसका रोल प्ले करता है, एक एक्टिव स्टूडेंट का रोल प्ले करता है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन इज, व्यक्ति पर्यावरणीय घटनाओं से निष्क्रिय रूप से प्रभावित होता है, पैसिवली इन्फ्लुएंस्ड होता है क्या, जी नहीं, एक्टिवली इन्फ्लुएंस होता है। इंडिविजुअल आर कंडीशन टू लर्न न्यू बिहेवियर, व्यक्तियों को नए व्यवहार सीखने के लिए अनुकूलित किया जाता है। यह सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। सीखना बस हमारे दिमाग की कोरी स्लेटों पर होता है।
देखिए कंस्ट्रक्टिविज्म की अगर हम बात करें तो जो हमारी लर्निंग है उसको हम बढ़ाने की बात करते हैं इसमें, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करने की बात करते हैं, है ना। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगर न्यू बिहेवियर करना, हम मतलब कुछ नई चीज़ सीख रहे हैं, तो वो किसका पार्ट है हमारा, ये कंस्ट्रक्टिविज्म का पार्ट नहीं है। ये जो पैसिवली इन्फ्लुएंस है इन्वायरमेंटल फैक्टर से न्यू बिहेवियर को लर्न कर रहा है, ये हमारे किसके पार्ट हैं, ये हमारे बिहेवियरिज्म के पार्ट्स है ना। और सिंपली राइटिंग एसोसिएशन ऑन द ब्लैंक स्टेट्स, ये भी हमारा क्या है, एसोसिएशन बिहेवियरिज्म का पार्ट है, ठीक है। इफेक्टिव टीचर्स फैमिलराइज देमसेल्फ विद डेली लाइव्स एंड सोशो कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ लर्नर। हाँ जी, अगर एक अच्छा टीचर है वो कल्चरल बैकग्राउंड के साथ में उनको मिक्सअप कर लेगा बच्चों के। लर्निंग टेक्स प्लेस इन सोशल कंटेक्स्ट, दोनों बिल्कुल सही है, और ये इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। लर्निंग एक सामाजिक संदर्भ में होता है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीनिंगफुल लर्निंग इज प्राइमली नॉट अबाउट, जो अर्थपूर्ण अधिगम है वो किसके बारे में नहीं है, जानकारी को रटना, रटने के बारे में है जी नहीं, रटने के बारे में नहीं होता, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही निकल गया। आगे के ऑप्शन में फिर भी देख लेते हैं। अवधारणाओं को समझना, हाँ जी, हम अवधारणाओं को समझते हैं, ज्ञान का निर्माण भी करते हैं और कौशलों का विकास भी हम करते हैं, रोट मेमोराइजेशन नहीं होता, ठीक है। टीचर शुड एनकरेज बॉयज ऑफ हर क्लास टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स वाइल असाइनिंग आर्ट डेकोरेशन टू गर्ल्स। देखिए, बॉयज़ को एक चीज़ स्पोर्ट्स के लिए ही करना, गर्ल्स को आर्ट के लिए ही करना, ये एक गुड थ्योरी नहीं है, ये एक नेगेटिव पॉइंट करते हैं, एक मतलब कि अपनी सोच पे वही हो गया ना, जेंडर बायसनेस की यहाँ पे बात करने लगे, तो कि लड़के ये काम करेंगे लड़कियाँ ये करेंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। चिल्ड्रन एक्वायर जेंडर रोल प्राइमरी बिकॉज ऑफ अंडरलाइंग बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, जी नहीं, जेंडर रोल भी हम यहाँ पे नहीं लेके चलेंगे। तो मेरे हिसाब से दोनों स्टेटमेंट्स क्या होनी चाहिए, गलत होनी चाहिए। हाँ जी, दोनों स्टेटमेंट गलत ही हैं, ठीक है। ये आंसर की है, ऑफिशियल ही है, वो तो मैंने वैसे ऐसे ही बीच में बोल दिया कि मेरे हिसाब से होना चाहिए, लेकिन जो आंसर सही है ऑफिशियल आंसर की के ही आंसर्स हैं, ठीक है। काइनेस्थेटिक लर्नर प्रेफर टू लर्न थ्रू, गति संवेदी शिक्षार्थी कैसे सीखते हैं, देख के, छू के, करने से, चलने फिर सुनने से। देख, गति हो रही है तो वो कैसे हो रही है, वो चल फिर रहा है ना, इसी से निकल गया आपका आंसर, ठीक है। टच वाला क्या होता है, टेक्टाइल होता है, ये पार्ट तो है इसका काइनेस्थेटिक का, लेकिन टच वाला वो टेक्टाइल होता है, वो ये नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू हॉवर्ड गार्नर वाइल अ साइंटिस्ट की हाई इंटेलिजेंस कहाँ होती है, वुड एग्जिबिट हाई इंटेलिजेंस, अ स्कल्प्टर वुड हैव हाई इंटेलिजेंस कहाँ होती है, तो साइंटिस्ट की कहाँ होगी। साइंटिस्ट से क्या समझ में आ रहा है कि लॉजिकली चीज़ों को समझेगा, है ना, इसी से आपका आंसर निकल जाएगा कि लॉजिकली सीख रहा है। स्पेशल क्या होता है, ये आर्किटेक्ट के लिए होता है कि कोई स्पेसिफिक चीज़ के बारे में उसको नॉलेज है, ठीक है। और जो स्कल्प्टर है वो बॉडीली काइनेस्थेटिक से, मतलब ये अपने हाथों का यूज़ करके, अपनी बॉडी का यूज़ करके वो कुछ अच्छे से काम कर रहा है, तो उसकी हाई इंटेलिजेंस कहाँ होती है, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में होती है, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंक्लूसिव नीड्स टू बी प्रोमोटेड थ्रू, इंक्लूजन कैसे प्रोमोटेड होगा, समावेशी कैसे प्रोमोटेड होगा, लचीला पाठ्यक्रम होगा तो प्रोमोट होगा, पृथकीकरण और नामीकरण होगा, गम्य इमारतें होगा, सहयोगात्मक अधिगम होगा। देखिए, पृथकीकरण सेग्रीगेट कर रहे हैं तो वो हम क्या है, एक रिजिड करिकुलम बना रहे हैं ना, एक सेपरेट कर दिया उन चीज़ों को, तो ये पॉइंट वैलिड नहीं है। अगर हम इस पॉइंट को भी काट दें तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, निकल जाएगा, ठीक है। चिल्ड्रन लर्न बेटर इफ़ दे एक्सपीरियंस, कैसे एक्सपीरियंस करेंगे, लो लेवल ऑफ अलर्टनेस ड्यूरिंग एक्टिविटी, अगर लो लेवल ऑफ अलर्ट रहेंगे तो वो कैसे अच्छा परफॉर्म थोड़ी ना कर पाएंगे। मॉडरेट लेवल होगा तो हाँ, ये हो सकता है पॉइंट। हाई डिग्री ऑफ एंग्जाइटी, एंग्जाइटी अगर हाई डिग्री है तो वो उसमें बच्चा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, और हेल्पलेस लग रहा है बच्चे को कि हाँ भी तुम विवश हो चुके हो, तो उसमें भी बच्चा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह बच्चे के अंदर होना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 5 to 6 years शुड नॉट प्रेशराइज टू राइट प्रॉपरली। हाँ जी, प्रेशराइज नहीं करना चाहिए बच्चे को विद इन द लाइन्स, ये एक सही स्टेटमेंट लग रही है कि वो प्रेशराइज नहीं करना चाहिए बच्चे को। चिल्ड्रन गेन अ कंट्रोल ऑफ फाइन मोटर स्किल्स फ्रॉम 5 to 6 years, हाँ ये भी है कि 5 से 6 साल से क्या है, बच्चा फाइन मोटर स्किल्स सीख जाता है, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, दोनों असर्शन रीजन सही भी है और आर क्या है, करेक्टली उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट अ मिनट,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दैट चिल्ड्रन ऑफन come up with their own explanations of event around them on being probed as to why does it say Sia, why does it rain, कि बारिश क्यों हो रही है, तो सिया ने क्या कहा कि गुड गॉड वॉज टायर्ड ऑफ कैरिंग द बकेट्स ऑफ वाटर ऑन हिज शोल्डर्स, कि भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियों को ढो ढो कर थक चुके हैं इस वजह से। ठीक है, बारिश क्यों हो रही है, ऐसी घटनाओं पे बात करी जा रही है। तो ये क्या चीज़ें दर्शाती हैं कि चित्रित करती हैं कि बच्चों का एक आत्म केंद्रित दृष्टिकोण है और वह दूसरे के दृष्टिकोण पर विचार नहीं कर सकते। ये देखते हैं आगे पॉइंट्स। स्पष्ट करती है कि बच्चे तर्क करने में सक्षम नहीं है, नहीं बिल्कुल भी, ये इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रही है वाला पॉइंट। साबित करती है कि बच्चों की सोच वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से बहुत कम होती है। वो मात्रात्मक नहीं होती, मतलब कि क्वांटिटेटिव नहीं होती, वो क्वालिटेटिव होती है। ठीक है, जो ये वाला पॉइंट है वो क्वालिटेटिव होती है, ना कि क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव जो होती है वो एडल्ट्स की बजाय कम होती है। संकेत देती है कि बच्चों में अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल सहज समझ होती है जिससे वे घटनाओं को समझने की कोशिश करती हैं। ये वाला पॉइंट इस पॉइंट को बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कि बच्चे समझ रहे हैं कि क्या उनको इवेंट्स हो रहा है कल्चरल कंटेक्स्ट के बिहाफ पे, कि क्या वो देख रहे हैं, उस हिसाब से वो सही तरीके से समझ पाते हैं। पियाजे डिस्क्राइब कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज अकरिंग इन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे अकर होती है, कॉन्टिन्यूस कंटिन्यूम है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, वो स्टेजेस में होता है। फॉर ओवरलैपिंग कल्चरल स्पेसिफिक स्टेजेस, कल्चरल स्पेसिफिक नहीं होता। सोशियो कल्चर का एक पॉइंट है, वो वो किसने बताया, हमारा वाइगोत्स्की ने बताया है ना। फोर क्वालिटेटिवली डिफरेंट स्टेजेस, हाँ जी 4 क्वालिटेटिवली डिफरेंट स्टेजेस होती है इसके अंदर। कौन सी होती है, हमारी SPCF होती है। ठीक है, 3 प्रोग्रेसिव लेवल 3 नहीं होती, 4 होती है। तो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि पियाजे की थ्योरी क्या है। पियाजे ने हमें 4 स्टेजेस बताई हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। फर्स्ट स्टेज क्या होती है, हमारी सेंसरी मोटर्स की स्टेज होती है, 0 से 2 साल के अंदर होती है, जिसमें बच्चा ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना सीखता है, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस के बारे में सीखता है कि क्या ऑब्जेक्ट है। जैसे कि कोई भी टॉय ले रहा है, वो है ना, टॉय ले रहा है या और कोई भी छोटी छोटी चीज़ें ले रहा है, जैसे उससे सीखता है बच्चा। ठीक है, सेंस से सीख रहा है। प्री ऑपरेशनल की स्टेज आती है सेकंड, 2 से 7 साल के बच्चों के लिए होती है। सिंबल से सीख रहे होते हैं बच्चे, ट्रांसफॉर्मेशन से सीख रहे होते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है उनकी, है ना। उनको ऐसा लगता है कि अगर जैसे कि मतलब थोड़ा ईगो सेंट्रिज्म भी आ जाता है प्री ऑपरेशन में। ये काफ़ी बार पूछा जाता है, ईगो सेंट्रिज्म का भी क्वेश्चन आता है। प्री ऑपरेशन में क्या करता है कि बच्चे को क्या लगता है कि अगर कोई बड़े ग्लास में पानी, तो उसको क्या लगता है कि उसमें मतलब जूस लगा लीजिए आप, कि अगर जूस अगर बड़े ग्लास में है तो उसको लगेगा कि इसमें क्वांटिटी चाहे दोनों में सेम हो, लेकिन बच्चे को क्या लगेगा कि जो बड़ा ग्लास है उसमें ज़्यादा है, छोटा है उसमें नहीं है। ठीक है, तो ये वाली स्टेज होती है प्री ऑपरेशनल। कंक्रीट ऑपरेशनल क्या होता है, जब बच्चे को समझ आ जाता है कि क्वांटिटी अगर इसमें और इसमें इक्वल है तो फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने बड़ा ग्लास ले रखा है या फिर छोटा ग्लास ले रखा है। ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग थोड़ी सी डेवलप हो जाती है, कंक्रीट इवेंट्स को लेके क्लासिफिकेशन सीख जाता है। ठीक है, सीरीज में लगाना सीख जाता है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें कंक्रीट ऑपरेशन में बच्चा सीख जाता है। फॉर्मल ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट और हाइपोथेटिकल रीजनिंग उसकी डेवलपमेंट हो जाती है, प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख जाता है, एक अच्छी समझ बच्चे को आ जाती है कि फ्यूचर में उसको क्या प्लान करना है, ये वाली सारी चीज़ें उसको समझ में आ जाती है। ठीक है, तो ये थी पियाजे की थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग प्ले टाइम एट स्कूल ऋषभ, अ 7-year-old बॉय पिक्ड अ डॉल टू प्ले विथ, एक डॉल को पिकअप करता है एक लड़का। सम ऑफ हिज पेयर्स मेड फन ऑफ हिम फॉर हिज चॉइस ऑफ टॉय, कि अगर वो लड़का है और उसने क्या है डॉल ले लिया, तो उसके लिए उसके फ्रेंड्स क्या है उसके ऊपर हंस रहे हैं। एज अ टीचर हु वांट्स हिज स्टूडेंट्स टू ग्रो अप विद जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी, टीचर को क्या क्या करना चाहिए, बेस्ट रिस्पॉन्स क्या रहेगा टीचर को कि रोल फ्लेक्सिबिलिटी लेके आ रहे तो क्या करना चाहिए कि टॉक टू ऋषभ दैट डॉल्स आर शूटेबल फॉर गर्ल्स। अगर यही बात ऋषभ को बोल देगी कि गर्ल्स के लिए डॉल शूटेबल है, तो जेंडर फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी ना आएगी इसमें। वो तो यही चीज़ हो कि गर्ल्स डॉल से खेलती है, बॉयज़ नहीं खेल सकते हैं। ऋषभ को ये बताती है कि ही शुड प्ले विद समथिंग एल्स बिकॉज हिज फ्रेंड्स वॉन्ट अप्रूव ऑफ हिम। ये भी पॉइंट अच्छा साउंड नहीं कर रहा कि अगर वो और कुछ खेलने के लिए बताएगी तो बच्चे को इनकरेज थोड़ा ना कर रहे हैं हम यहाँ पे। लेट ऋषभ प्ले विद द डॉल, हाँ जी हम बच्चे को खेलने देंगे। टेल अदर चिल्ड्रन दैट दे कैन ऑल्सो चूज एनी टॉय ऑफ देयर चॉइस। ये जो पॉइंट है वो ये एक बेटर साउंड कर रहा है कि कोई भी बच्चा अपनी जो भी उसका चॉइस है उस हिसाब से वो खेल सकता है ना।
So correct option is option number 3. Next question is, in developmental terms, a time frame where an individual upholds an amplified sensitivity to particular incentives for developing particular skills to function in an efficient manner is refers to as कौन सी type of development होती है जहाँ पर particular incentives for developing particular skills, जहाँ पर हम क्या करते हैं कुछ पर्टिकुलर चीज़ों की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो वो हमारा कौन सी डेवलपमेंट होती है, वो क्रिटिकल पीरियड होता है हमारा, जहाँ पे हम क्या स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं. एनकोडिंग पीरियड क्या होता है, जहाँ पे हम मेमोरी बेस्ड की बात करते हैं ना, तो वो क्या है हमारा एनकोडिंग में आ जाता है. ठीक है. सो जो पर्टिकुलर चीज़ें आएगी, पर्टिकुलर इंसेंटिव है पर्टिकुलर स्किल्स को लेके, तो वो हमारा क्रिटिकल पीरियड होता है. Next question is, in order to cater to the needs of the students struggling with attention deficit hyperactivity disorder, यानी कि ADHD, देखा इसका पीछे भी क्वेश्चन आया था, आगे भी क्वेश्चन आ गया, तो आपको शायद पीछे भी मैंने बताया था कि क्या होता है, वो हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं. ठीक है. तो उनको पढ़ाने के लिए क्या होता है कि हाइपर एक्टिविटी से उनको क्या होती है, सेंसिटिव होते हैं, मतलब वो ऐसे इन्वायरमेंट से. तो टीचर को क्या करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए. ठीक है. डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करनी चाहिए, नॉइस करनी चाहिए. जी नहीं, बच्चा जो होता है हाइपर एक्टिविटी से उसको नॉइस तो बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, उसकी वजह से वो क्या होता है हाईली सेंसिटिव हो जाता है ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस की वजह से. फ्लेक्सिबल होना, हाँ ये एक बेटर साउंड कर रहा है. ब्रेकिंग द टास्क इनटू स्मॉल ईजली, हाँ ये भी उसको आसानी से उसको हेल्प करेगा अगर टास्क के छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है. मल्टी सेंसरी मटेरियल्स है, ये भी उसको क्या करेगा, हेल्प करेगा. ठीक है. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करने की वजह से बच्चा के हाईली सेंसिटिव हो जाता है. ठीक है. तो उसको वो चीज़ें पसंद नहीं होती, तो ये वाली चीज़ हमें क्या है अवॉइड करनी चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लॉरेंस कॉलबर्ग आर्ग्यू दैट, कॉलबर्ग ने क्या आर्ग्यू किया कि मोरल डेवलपमेंट इज चिल्ड्रन अकर इन कॉन्टिन्यूस मैनर. क्या कॉन्टिन्यूस मैनर की बात करी है उन्होंने, कॉन्टिन्यूस मैनर की बात नहीं करी है. कॉलबर्ग ने अपनी थ्योरी दी है, स्टेजेस के अंदर दी है. देर आर कल्चर डिफरेंस, कल्चर डिफरेंस की बात करिए, कल्चर डिफरेंस सोशल कल्चर की जो इन मॉरल रीजनिंग ऑफ चिल्ड्रन, ये इन्होंने बात नहीं करी है कल्चर डिफरेंस की. मॉरल डेवलपमेंट अकर प्रोग्रेसिवली इन स्टेजेस, हाँ स्टेजेस की बात करिए कि जो मॉरल डेवलपमेंट है वो क्या हो रही है, स्टेजेस से डेवलपमेंट होती है. ठीक. कॉलबर्ग की क्या है, कॉलबर्ग की 3 लेवल्स इन्होंने बताई है हमें. फिर उन 3 लेवल्स को आगे क्या है 6 स्टेजेस के अंदर डिफाइन कर दिया गया है. तो ये है वो 3 लेवल्स. फर्स्ट लेवल क्या है कि फर्स्ट लेवल है प्री कन्वेंशन मोरालिटी. प्री कन्वेंशन मोरालिटी के अंदर क्या होता है कि बच्चा वैसे ये जितनी भी लेवल्स हैं ये कहाँ से मूव कर रही है कि सेल्फ इंटरेस्ट से हम कहाँ जा रहे हैं, जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं वहाँ तक जा रहे हैं. ठीक है. तो प्री कन्वेंशन मोरालिटी में क्या होता है, प्री कन्वेंशन मोरालिटी में क्या होता है कि मोरालिटी एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंसेस पे बेस्ड होती है, पनिशमेंट पे या फिर रिवॉर्ड पे. फर्स्ट जैसे इसकी स्टेज होती है ओबीडियंस और पनिशमेंट, इसकी क्या है फर्स्ट स्टेज होती है. इसमें क्या बच्चा सीखता है कि अगर आप गलत काम करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, तो गलत काम नहीं करना वरना आपको पनिशमेंट मिलेगी. इस चीज़ पे वो क्या करता है फोकस करता है. जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेके चलें कि चोरी करना गलत है और अगर आप चोरी करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी. ठीक है. सेकंड क्या है इंडिविजुअलिज्म और एक्सचेंज. इसमें बच्चा क्या सीखता है कि चोरी कब ठीक होगी, अगर आपको हेल्प कर रही है कोई चीज़ तो आप वो गलत काम कर सकते हो, अगर उसकी वजह से आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है. पर्सनल गेन के बारे में जिस जगह पे बात करते हैं वो आता है हमारा इंडिविजुअलिज्म और एक्सचेंज. ठीक है. फिर सेकेंड लेवल आती है हमारी कन्वेंशनल मोरालिटी. अप्रोक्सीमेटली 10 से 16 साल के बच्चों के बीच में होती है ये वाली एज. इसमें सोशल रूल्स और अप्रूवल के बारे में सीखते हैं. गुड बॉय गुड गर्ल की बात आती है, इस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं. तो 10 से 13 साल की एज के अंदर होता है सोशल अप्रूवल. इसमें क्या बच्चे को क्या रहता है, चाहे वो अगर स्कूल में पढ़ रहा है तो उसको क्या रहता है कि तेरे को अच्छा बच्चा बन के रहना है, क्लास में अच्छे से रहना है, ताकि टीचर्स आपको बोलेंगे कि हाँ ये बच्चा बहुत अच्छा है, आपको रिस्पॉन्स करना है. ठीक है. वो वाली चीज़ हो जाती है कि इसमें अगर उसी एग्जाम्पल को लेके चलें कि चोरी क्या है गलत है, क्योंकि लोग क्या सोचेंगे कि ये तो चोर है तो इसका मतलब आपको बैड बॉय मानेंगे या फिर बैड गर्ल मान के चलेंगे, तो इस वजह से आप क्या है ये उसके ऊपर आपके ऊपर इफेक्ट डालेगा. स्टेज 4 क्या है, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं. स्टीलिंग क्या है गलत है क्योंकि ये लॉ के अगेंस्ट है ना, कानून के खिलाफ है. अगर आप चोर हो तो फिर ठीक है आपको जेल हो जाएगी. ये वाली चीज़ें लेके चलते हैं. नेक्स्ट क्या आता है पोस्ट कन्वेंशन मोरालिटी. पोस्ट कन्वेंशन मोरालिटी क्या होती है
जहाँ पर हर कोई बंदा पहुँच नहीं पाता। पहली चीज़ तो ये होती है कि पोस्ट कन्वेंशनल तक हर कोई नहीं पहुँच पाता। कुछ कुछ बंदे होते हैं, मतलब कुछ कुछ बच्चे होते हैं या फिर ह्यूमन बींग्स की आप लगा लीजिए, कि जो उस लेवल तक सोचते हैं या उस लेवल तक पहुँच पाते हैं। स्टेज 5 क्या सोशल कॉन्ट्रैक्ट होती है, 16+ साल के बच्चों के लिए होती है, जिसमें क्या करती है कि लॉ कैन चेंज फॉर वेलफेयर। अगर हम कुछ काम वेलफेयर के लिए कर रहे हैं, अगर हम चोरी भी कर रहे हैं वेलफेयर के लिए, तो उस जगह पे कानून भी आपको माफ़ी दे देगा। ठीक है। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स क्या है, ये वाली स्टेज आती है, एडल्टहुड की स्टेज आ जाती है। यहाँ पे जस्टिस और एथिक्स की हम बात करते हैं। हम ये समझते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो इंसान की ज़िंदगी ही होती है। कानून की बजाय अगर हम इंसान की ज़िंदगी की देखी जाए तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो ये थी 6 स्टेजेस और 3 लेवल्स। ठीक है। ध्यान रखना, आगे इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। एट विच लेवल ऑफ कॉलबर्ग, ये ही आ गया, moral development, does individual ethical behavior mainly depend on the mindset what do people think of me, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो मतलब कि गुड बॉय हो या फिर गुड गर्ल, है ना। ये कौन सी स्टेज थी हमारी जहाँ पे ये बच्चा ये वाली चीज़ सोच रहा है, ये वो वाली थी कन्वेंशनल स्टेज थी हमारी, जहाँ पर हम ये सोच रहे हैं। एक बार दोबारा दिखा दूँ मैं आपको। इस स्टेज में क्या था कि गुड बॉय और गुड गर्ल के बारे में हम क्या था कि बच्चा देखता है कि अगर चोरी करोगे तो आप गलत माने जाओगे। तो ये कौन से स्टेज में आता है, हमारा कन्वेंशन मोरालिटी में आता है। ठीक है। Next question is, according to Jean Piaget, a child who is unable to understand the logic behind simple mathematical reversal, reversal मतलब 4 से 5 करोगे तो 9 होते हैं, और 9 - 5 करोगे तो 4 बन जाएंगे। मतलब कि रिवर्सिबिलिटी की कौन सी जगह नहीं समझता बच्चा, तो वो इरिवर्सिबिलिटी होगी, है ना। रिवर्सिबल चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है तो वो क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा। ईगोसेंट्रिज्म की बात के अंदर क्या आता है, ईगोसेंट्रिज्म हमें क्या बताता है कि हम दूसरों का पर्सपेक्टिव नहीं ले सकते, है ना, कि दूसरा क्या सोच रहा है, क्या कहना चाहता है, उसके पर्सपेक्टिव के बारे में नहीं ले सकते, हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। परसेप्चुअल कंसंट्रेशन या फिर अवधारणा केंद्रीकरण क्या होता है कि ऑलरेडी हमने अवधारणाएं बना रखी है कि हाँ भी ये चीज़ होगी कोई भी सिचुएशन से रिलेटेड। ठीक है। और एनिमिस्टिक थिंकिंग की अगर हम बात करें तो एनिमिस्टिक थिंकिंग क्या बताता है कि कोई इनएमिटेट ऑब्जेक्ट्स को एट्रीब्यूट करना लाइफ को। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 26 क्वेश्चन, टीचर शुड डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड प्लेस प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग ऑन देम ओनली। क्या टीचर्स को डिस्टेंस रखना चाहिए खुद से का स्टूडेंट से? जी नहीं। अगर आप इंक्लूसिवली होके नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चे भी आपके साथ इंटरेस्टेड होके पढ़ना पसंद नहीं करेंगे। लर्निंग टेक प्लेस अफेक्टिवली इन एन ऑथोरिटेटिव रेदर देन ए डेमोक्रेटिव इन्वायरमेंट। जी नहीं। ऑथोरिटेटिव इन्वायरमेंट होगा तो वहाँ पर एक लर्निंग इफेक्टिवली नहीं होगी। हो तो सकती है कि हाँ ठीक है आप आके पढ़ा के जा रहे हो, लेकिन इफेक्टिवली नहीं होगी। तो दोनों ऑप्शंस मेरे हिसाब से गलत हैं, और करेक्ट ऑप्शन क्या है, हाँ जी दोनों ही ऑप्शंस गलत हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड बाय द टीचर्स हिंडर द लर्निंग प्रोसेस। क्या ये हिंडर करता है या फिर उसको एडवांसमेंट करता है? स्कैफोल्डिंग की वजह से क्या होता है, एडवांसमेंट नहीं होता, है ना। एडवांसमेंट होता है लर्निंग प्रोसेस का, तो हिंडर थोड़ी करता है। वो तो एक ग्रेजुअल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो आप बच्चों को, जिसकी वजह से अगर वो कहीं पे अटक रहे हैं तो आप उसका साथ दोगे छोटी छोटी जगह पे, थोड़ी थोड़ी जगह पे, तो उससे बच्चा क्या है लर्निंग में और इफेक्टिवली सीखेगा। ठीक है। पढ़ाई में और अच्छे से सीखेगा। तो ये वाला पॉइंट तो गलत हो गया। लेव वाइगोत्स्की proposed that children learn independently by acting upon and manipulating by the environment। ये वाली चीज़ क्या है, पियाजे ने बात करी है, वाइगोत्स्की ने इसके बारे में बात नहीं करी। वाइगोत्स्की ने सोशल कल्चर थ्योरी दी है, इस चीज़ के बारे में बात नहीं करी। ठीक है। तो दोनों ऑप्शंस क्या हमारे यहाँ पर गलत हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को कौन सा पॉइंट सही से बता रहा है? मोटिवेशन दैट कम फ्रॉम एनवायरमेंट, एनवायरमेंट से आ रहा है वो है एक्सट्रिंसिक, या फिर सेंस ऑफ पर्सनल आ रहा है? सेंस ऑफ पर्सनल आ रहा है तो क्या है, इंट्रिंसिक है। पर्सनल इंजॉयमेंट है,
पर्सनली इंजॉय कर रहे हो कोई टास्क को तो वो भी इंट्रिंसिक हो गया। मोटिवेशन दैट कम फ्रॉम इंटरनल फैक्टर से आया तो वो भी क्या है हमारा इंटरनल हो गया। तो ये तीनों तो हमारे क्या है इंटरनल फैक्टर्स हो गए ना। और ये क्या इन्वायरमेंट से आ रहा है तो वो हमारा क्या होगा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू इंपॉर्टेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट माइलस्टोन्स ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर हम किसके बारे में बात करते हैं? थ्योरी ऑफ पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में एनिमिज्म और ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन एंड सीरिएशन की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस की बात करते हैं, डेफर्ड इमिटेशन की, या रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट एंड हाइपोथेटिकल डिडक्टिव। हाइपोथेटिकल की कहाँ बात करते हैं? तो फॉर्मल ऑपरेशन होती है ना, सबसे जो लास्ट वाली होती है वो, तो ये तो नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस की बात करते हैं। हाँ जी, सेंसरी में क्या होता है कि वो चीज़ों को छू के सीख रहे हैं, है ना, टॉय से सीख रहे हैं कुछ, मतलब कि वो बच्चा छुप रहा है कोई चीज़ में, ऐसी वाली चीज़ें जो सीख रहे हैं। सो इसका लास्ट क्वेश्चन दैट इज चिल्ड्रन, बच्चे अनियंत्रित पैदा होते हैं और उन्हें सामाजिक होने की आवश्यकता होती है। अनियंत्रित कोई बच्चा पैदा नहीं होता है, दिस इज अ नेगेटिव पॉइंट। इस दुनिया में अनुवांशिक कोड के साथ आते हैं जो उनकी नियति तय करते हैं। अनुवांशिक कोड के साथ कौन सा आता है भाई? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में बहुत प्रभावित होते हैं जिनमें वे बड़े होते हैं। हाँ जी, इन्वायरमेंट में, जिस इन्वायरमेंट में बच्चे बड़े हो रहे हैं उससे वो प्रभावित भी होते हैं। इस संसार में खाली प्लेट या कोरी पट्टी के रूप में आते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि खाली स्लेट, अगर देखिए व्यू पॉइंट अलग अलग होता है, कि खाली स्लेट को ऐसा भी सोच सकते हो कि बच्चे को उस टाइम में कुछ भी समझ नहीं होती, लेकिन ज़्यादा बेटर जो साउंड कर रहा है वो यही कर रहा है। हाँ, समझ तो नहीं होती लेकिन ज़्यादा अच्छे तरीके से साउंड जो कर रहा है वो ऑप्शन नंबर 3 ही कर रहे हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस की सीरीज लाऊंगी मैं अभी, जिसमें हम बाकी सारे टॉपिक्स भी करेंगे। सीडीपी तो करेंगे ही करेंगे, और भी जितने बाकी सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, जो ईवीएस है, उन सभी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो भी आप एक बार ज़रूर बताना, और कितने क्वेश्चन सही हुए वो भी बताना। एनीथिंग एल्स यू वांट देन प्लीज़ कंफर्म बताइए कौन से टॉपिक पे आपको चाहिए। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।